नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सी सेट टेस्ट नंबर है हमारा 8। आज का टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे ग्राफ के कुछ बेहतरीन प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है, एक वर्ग को 4 आयतों में बांटा गया है। आयतों की भुजाओं की लंबाई प्राकृतिक संख्याओं में है। 2 आयत के क्षेत्रफल चित्र में दर्शाए गए हैं। हमें वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है। देखिए, एक ये छोटा आयत और एक ये बड़ा, इसके क्षेत्रफल बताए हैं हमें, ये 15, ये 48। हमें इस वर्ग की भुजा बतानी है। अब वर्ग की भुजाएं सब सेम होती हैं। देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है वो 15 है। हमें और कोई जानकारी नहीं दी गई है। हमारे डी ऑप्शन है डेटा अपर्याप्त, तो हमें बहुत ही ध्यान से ये प्रश्न करना पड़ेगा। देखिए, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात है। इसका क्षेत्रफल है 15 छोटे वाले का, और इसका है 48। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें बताई गई है कि आयतों की भुजाओं की जो संख्या है वो प्राकृत है, मतलब वो पूर्ण संख्याएं हैं, 1 2 3 4 ऐसे। वो पॉइंट्स में नहीं है, 2.5 नहीं है, 3.5 नहीं है, ऐसे नहीं है। तो जैसे ये 15 है तो 15 से क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 15 हम कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं गुना में, 1 गुना 15 या 3 गुना 5। यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे हम 15 ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार 48 हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 1 गुना 48, 2 गुना 24, 3 गुना 16, 4 गुना 12, 12 चौके 48, और 6 गुना 8। सिर्फ यही 5 तरीके हैं कि हम 48 मिले हमें कोई चीज़ गुना करने पर, और यहाँ पर 2 तरीके। अब देखिए, हमारे पास ऑप्शन है 10, 11 और 15। हमें यहाँ से इन दोनों का यूज़ करके इनमें से भुजाएं निकालनी है। हम यहाँ पर आते हैं, ये देखिए 48 वाला है। 48 का मतलब है कि कुछ लंबाई इसकी यहाँ होगी और कुछ लंबाई हमें 15 वाले से लेनी पड़ेगी, तो हमें इस वर्ग की पूरी लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि किस किस लंबाई से यहाँ और यहाँ से यहाँ की लंबाई, ये पूरी लंबाई और ये पूरी लंबाई, क्योंकि ये है तो ये भी वर्ग की लंबाइयाँ ही, ये भी वर्ग की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये भी वर्ग की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये दोनों बराबर होनी चाहिए। जैसे हम ये 6 और 8 उठाते हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। 6 और 8 उठाते हैं तो ये लंबी वाली हम मान लेते हैं 8, और ये मान लेते हैं हम 6। और ऐसे ही यहाँ से हम 3 और 5 उठाते हैं। 3 और 5 उठाएंगे तो ये लंबे वाली हम 5 मान लेते हैं और ये छोटे वाली हम 3 मान लेते हैं। यह भी देखने का मैं बताऊंगा कि हमने यही क्यों उठाए। तो हम जैसे ही ये उठाते हैं तो हम इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। 6 और 5 11 बनेगा, 8 और 3 भी 11 बन रहा है। जी हाँ, तो हमारा ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर हो गई, मतलब हमें वर्ग की लंबाई या भुजा मिल गई। ये है बी, 11 आंसर होगा। देखिए, हमने यही क्यों उठाया था। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 1 और 48 के बीच का, 2 और 24, 3 और 16, 4 और 12। हमें मिनिमम जी जो इनके बीच का अंतर मिनिमम हो, हमें वो संख्याएं पहले उठानी है। इसी तरह यहाँ पर 1 और 15 बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस था, 3 और 5 में कम था, तो इनके चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि ये ऐड होकर हमें एक वर्ग की भुजा देंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, 3 कथन है, हमें उससे निष्कर्ष निकालना है। केवल छात्र ही दौड़ में भाग ले सकते हैं। देखिए, एक दौड़ हो रही है, उसमें केवल छात्र, ओनली स्टूडेंट्स ही भाग ले सकते हैं। ओके। दूसरी है, दौड़ में भाग लेने वाली कुछ लड़कियां भी हैं, उन छात्रों में कुछ लड़कियां हैं। तीसरी स्टेटमेंट है, दौड़ में भाग लेने वाली सभी लड़कियों को कोचिंग के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो हम निष्कर्ष पे देखते हैं क्या निकला। ए, दौड़ में सभी प्रतिभागियों को
कोचिंग के लिए आमंत्रित किया जाता है? नहीं, सभी प्रतिभागियों को नहीं, सिर्फ सभी लड़कियों को। जो प्रतिभागी लड़कियां हैं सिर्फ उन्हें, लड़कों को नहीं। तो ए गलत हो जाएगा। सभी छात्रों को कोचिंग के लिए आमंत्रित किया जाता है? नहीं, सभी छात्रों को कहाँ, हाँ सिर्फ लड़कियों को। बी भी गलत हो जाएगा। दौड़ में सभी प्रतिभागी छात्र हैं? सी, जी हाँ, सी हमारा आंसर होगा, क्योंकि केवल छात्र ही थे जो दौड़ में भाग ले सकते थे, इसीलिए जो दौड़ रहे हैं वो सभी के सभी छात्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये ग्राफ, जो मैं ग्राफ कह रहा था वो वाला ये प्रश्न है। इसे करने से पहले हम पांचवा ये प्रश्न देखते हैं, इससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ये प्रश्न क्या कहता है कि 3 एथलीट हैं ए बी सी, ये दौड़ लगाते हैं 30 किलोमीटर की। तो हमें ये कथन दिए गए हैं, हमें इन पे विचार करना है। करते हैं। देखिए ये ए है, ये ए की कर्व है, ये बी है, ये सी है। ये दौड़ लगा रहे हैं और 30 किलोमीटर की दौड़ है। तो देखिए ग्राफ में इस तरफ दिया है डिस्टेंस, यानी दूरी। दूरी कितनी, यहाँ तक की ये दौड़ थी 30 किलोमीटर तक की, और यहाँ पर दिया गया है इनके द्वारा लगाया जाने वाला समय, ये है टाइम, समय। तो हम देखते हैं पहली इक्वेशन क्या है, पहली स्टेटमेंट क्या है। दौड़ ए द्वारा जीती गई, ए ने दौड़ जीती, ये हम कैसे पता करेंगे। देखिए पहले हम देखते हैं कि 30 तक कौन कौन पहुंचा। ये देखिए ए पहुंच गया, बी भी पहुंच गया, लेकिन सी नहीं पहुंच पाया। देखिए सी, अगर हम इसको हम नीचे ड्रॉप करेंगे यहाँ से, तो सी हमारा 25 के आसपास पहुंच पाया, 30 तक नहीं पहुंच पाया, इसीलिए सी तो पहुंच ही नहीं पाया। हमें देखना है ए और बी में से कौन पहले पहुंचा। पहले पहुंचने के लिए हमें, हमारा टाइम किस साइड है, हमें हमारा टाइम इस तरफ है, तो हम इधर भी एक लंब गिराएंगे। ए से हम अगर गिराएंगे तो ये कहीं 25 के आसपास यानी 26 के आसपास गिर रहा है, और अगर हम बी से गिराएंगे तो ये हमारा 35 के आसपास गिर रहा है। इसका मतलब है कि ए ने दौड़ पूरी करने के लिए 30 किलोमीटर की 25 मिनट का समय लिया और बी ने 35 मिनट का। तो आप ही बताइए दौड़ किसने जीती, जो कम समय लेगा उसने जीती। तो पहली इक्वेशन ठीक है। दूसरी पर आइए, बी और ए, नहीं, बी ए से 25 किलोमीटर तक आगे था, ये हम कैसे बताएंगे। देखिए 25 किलोमीटर कहाँ है, ये है 25 किलोमीटर। हम 25 किलोमीटर की एक यहाँ से लंब घेर लेते हैं। हमें इससे पहले पहले की बात करनी है। देखिए ये बी की कर्व है, ये ए की कर्व है। हम देखते हैं कि पहले 5 किलोमीटर में क्या हुआ। देखिए पहले 5 किलोमीटर से में हम अगर गिरें तो पहले 5 किलोमीटर में बी ने कितना टाइम लिया। अगर हम इधर ये टाइम दिखा रहा है, तो अगर हम इधर लंब गिरेंगे तो ये 2.5, तो बी ने 2.5 मिनट का समय लिया, और ए ने पहले 5 किलोमीटर के लिए 10 मिनट का। तो कौन तेज हुआ, बी। अगले 10 किलोमीटर देखते हैं। अगर हम यहाँ से इस 10 किलोमीटर पे गिराएं तो यहाँ से बी का समय हुआ 7 के आसपास और ए का समय हुआ 17 के आसपास। ऐसे ही 15 हम देखें, बी का समय हुआ 11 के आसपास और ए का समय, ये ए है, ए का समय हुआ 20 के आसपास। 20 में हम देखें तो ये है बी की कर्व। बी ने लिया 17 के आसपास समय और ए का समय था 25 मिनट। और अब आते हैं हम 25 किलोमीटर पर। देखिए 25 किलोमीटर पर आकर ए और बी की कर्व मिल जाती हैं, मतलब इनका समय सेम लगा। यानी 25 किलोमीटर से पहले पहले बी कम समय ले रहा था, देखा आपने, मतलब बी तेज था, बी ए से आगे था। तो ये इक्वेशन भी ठीक, ये भी ठीक। अब हम सी की बात करते हैं। सी प्रारंभ से बहुत धीमी गति से दौड़ा। देखिए सी की बात करते हैं। सी क्या है, सी ने हालांकि रेस पूरी नहीं की, लेकिन देखिए सी का ग्राफ बहुत नीचे से जा रहा है। नीचे का मतलब है कि यहाँ से ये डिस्टेंस तो बहुत तेज कवर कर रहा था, लेकिन टाइम कम ले रहा था। जैसे हम पहले 5 किलोमीटर की बात करते हैं तो इसने कम से कम 1 मिनट में, पहली मिनट में पहले 5 किलोमीटर कवर कर लिए। ऐसे ही अगर हम सेम प्रोसीजर, अगर हम इन सब की बात करें
तो सी ने पहले 10 किलोमीटर 2.5 मिनट में पूरे कर लिए, बी ने 7 मिनट में, और ए ने तो 17 मिनट लगाई। इसी तरह अगर 15 किलोमीटर की देखें तो 15 किलोमीटर में भी सी बहुत तेज़ था, सी ने सिर्फ 7 मिनट लगाए। ऐसे ही 20 किलोमीटर, तो सी प्रारंभ से धीमा नहीं, बहुत तेज चल रहा था। प्रारंभ से ही सी का जो ग्राफ है वो देखिए, डिस्टेंस कितनी जल्दी कवर किया सी ने, और टाइम कितना कम लगाया। ये देखिए पहले 5 मिनट में, अगर हम पहली 5 मिनट का ग्राफ देखें तो ए ने सिर्फ यहाँ एक ही कर्व को यहाँ काट रहा है, तो ए ने सिर्फ 2 किलोमीटर, बी का यहाँ पर है तो बी ने 7 किलोमीटर, और सी ने यहाँ पर 12 किलोमीटर। तो सी ने पहले 5 मिनट में ही 12 किलोमीटर कवर कर लिए थे। तो सी, ये तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है, पहली दो ठीक है, तो बी हमारा ए बी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम ये वाला प्रश्न। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 4 अलग अलग देश हैं ए बी सी डी, और इनके आयु पिरामिड दिए गए हैं। आयु पिरामिड कुछ नहीं, यहाँ पर इस तरफ जैसे हम पहले हम देख रहे थे यहाँ पर टाइम दिखाया था, ऐसे ही इस साइड अब एज दिखाई गई है, और इस साइड परसेंटेज दिखाई गई है कि उसमें कितने पॉपुलेशन, एक तरह से यहाँ पर उसकी जनसंख्या दिखाई गई है, जनसंख्या परसेंटेज में। तो हम देखते हैं ए को हम देखते हैं, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि कौन सा घटती जनसंख्या को इंगित कर रहा है, कौन सा देश, ए बी सी या डी, कौन सा देश घटती जनसंख्या को इंगित कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये एज है, ये परसेंटेज यानी जनसंख्या है। देखिए अगर हम ए की इस चोटी को देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम एज होगी। जैसे अगर हम यहाँ से डालें तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ भी एज होगी, लेकिन एज इस तरफ बढ़ रही है, तो यहाँ पर इनका सबसे बुजुर्ग वो है, बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन यहाँ पर बुजुर्ग लोग कम है। देख रहे हैं आप कितनी पतली परसेंटेज है, ये परसेंटेज है ना, तो जिसका बेस, और ये बेस देखिए कितना चौड़ा बेस है, मतलब यहाँ पर इस एज मतलब कम, यहाँ पर कम एज है, यहाँ पर बच्चे हैं मतलब, और यहाँ पर बुजुर्ग हैं। एज जैसे जैसे बढ़ रही है बुजुर्ग, तो यहाँ पर ए में बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है और बुजुर्गों की कम है। बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा होना क्या दर्शाता है, बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा होना दर्शाता है कि वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, वहाँ पर और बच्चे ऐड होते जा रहे हैं, तो ए की जनसंख्या तो घट नहीं रही। इसी प्रकार बी को देखते हैं, बी का भी बेस ज़्यादा इन सब के मुकाबले चौड़ा है। सी का बेस देखते हैं, सी का बेस कम है, इन सब में देखिए आप सी का जो बेस है वो सबसे कम है। ए का भी चौड़ा, बी का भी, डी का भी, लेकिन सी का कम चौड़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सी देश है इसमें बच्चों की पॉपुलेशन बहुत कम है। यहाँ पर एज कम थी, यहाँ 0, और ऐसे ऐसे एज बढ़ रही है, मतलब ऐसे ऐसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे बूढ़े यानी एज ज़्यादा होती जाएगी लोगों की। तो यहाँ पर बच्चों की एज कम है, देखिए बच्चों की जनसंख्या परसेंटेज कम है, इसीलिए यहाँ पर बच्चे कम हैं, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या घट रही है, बच्चे ऐड नहीं हो रहे, तो हमारा सी आंसर होगा। अब ये ट्रेन वाला प्रश्न है, इसे हम देखते हैं। देखिए 2 ट्रेनें हैं, वो समांतर पटरियों पर चल रही हैं, ये ट्रेन बी, ये ट्रेन ए। हमें अब देखना है कथन कौन सा सही नहीं है। देखिए ट्रेन बी का प्रारंभिक त्वरण ट्रेन ए से अधिक है। यहाँ पर ये वेलोसिटी वेग दिखाया गया है, यहाँ पर है टाइम। ऐसे ऐसे हम टाइम, जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ जाएंगे टाइम बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ जाएंगे इसका वेग बढ़ता रहेगा। तो ट्रेन ए का प्रारंभिक त्वरण ट्रेन बी का प्रारंभिक त्वरण ट्रेन ए से अधिक है। यह हम कैसे पता करेंगे? देखिए हम कोई भी टाइम उठाते हैं, ये टाइम है, हम यहाँ पर ये वाला समय उठाते हैं, सेम जैसे हमने पॉपुलेशन उसमें किया था, ग्राफ में, पिछले ग्राफ में किया था, और यहाँ पर हम इसे रेस वाले ग्राफ में किया था, जैसे हमने ये टाइम उठाया और ये इनकी वेलोसिटी है। देखिए ट्रेन ए की जो स्पीड है वो इतनी है, मान लीजिए ये 5 है, और यहाँ पर तो 5 से ऊपर यहाँ पर 10 होगा, तो देखिए ट्रेन बी तेज है ट्रेन ए से, तो प्रारंभिक त्वरण ट्रेन बी का अधिक है, यह तो ठीक हो गई।
ट्रेन बी हर समय ट्रेन ए से तेज है। देखिए जो ट्रेन बी है उसका ग्राफ ऊपर से जा रहा है, मतलब ऊपर का मतलब ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है। तो ट्रेन बी किसी भी समय उठा लीजिए, हम ये समय उठाएं, ये समय उठाएं, ये हर समय ट्रेन ए की गति ट्रेन बी से कम है। ये देखिए बी ज़्यादा ए कम, बी ज़्यादा ए कम, बी ज़्यादा ए कम, बी ज़्यादा ए कम। तो यह भी स्टेटमेंट ठीक हो गई कि ट्रेन बी की जो गति है वो ए से ज़्यादा है। अब देखिए टी नोट टाइम, जो ये टी नोट, इसे टी नोट बोलते हैं। टी नोट समय पर दोनों ट्रेनों का वेग है जो है वो समान है। देखिए यहाँ पर ये दोनों ट्रेन का वेग 0 थी, यहाँ से ये चले और यहाँ पर आकर मिल गई दोनों ट्रेनें। देखिए इन दोनों की कर्व, जहाँ पर कर्व मिलती है वहाँ पर वैल्यू सेम होती है। जैसे हम टी नोट टाइम देखें और अगर हम यहाँ से इनकी गति देखें, यहाँ पर लंब गिराकर, तो इन दोनों की गति सेम है, तो इन दोनों ट्रेनों का वेग समान होगा। जहाँ पर जैसे ये कर्व अगर ऐसी होती तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसे समय आते जब इन दोनों का वेग सेम होता। जितनी बार ये कर्व इसको काटेगी एक दूसरे को, उतनी बार इनका जो वेग है वो सेम होगा। तो सी भी ठीक है, बी भी, ए भी। अब डी देखते हैं। दोनों ट्रेनें टी नोट समय में समान दूरी तय करती हैं। अभी हमने देखा ट्रेन बी ए से तेज है हर समय, क्योंकि इसका जो ग्राफ है ऊपर से जा रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा है हर समय। किसी भी समय में अगर हम उठाएं तो वेलोसिटी ज़्यादा है। तो अगर ट्रेन बी की जो स्पीड है, वेग है, वो ट्रेन ए से ज़्यादा है और सेम समय में वो सेम डिस्टेंस कैसे कवर कर सकते हैं। जैसे आप ट्रेन बी में हैं, इसकी गति 10 किलोमीटर है और ये ट्रेन ए 5 किलोमीटर से चल रही है और सेम समय में अगर ये 5 से और ये 10 से चल रही है तो 10 मिनट में ये ट्रेन आगे मिलेगी, ये हमें ये कम डिस्टेंस वो कर पाएगी, तय कर पाएगी। इसीलिए डी गलत हो जाएगा, ये समान दूरी तय नहीं कर रहे हैं। ये प्रश्न हो गया था हमारा। देखिए शहर ए और शहर बी जाने के लिए 4 मार्ग हैं। शहर बी से शहर सी तक जाने के लिए 6 मार्ग हैं। तो हमें शहर ए से शहर सी तक कितने मार्ग संभव हैं ये बताना है। देखिए हम जैसे जैसे प्रश्न चलता है हम चलते रहते हैं। ए, बी और सी। शहर ए से बी तक जाने के लिए 4 मार्ग हैं, 1 2 3 4। और बी से सी तक जाने के लिए 6, 1 2 3 4 5 6, 6 मार्ग हो गए। अब हमें बताना है कि हमें ए से अगर सी पर जाना हो तो कितने मार्ग हमारे पास ऑप्शन है। देखिए अगर हम पहले से जाते हैं, हम यहाँ से गए, बी पर पहुँचने के बाद हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 5 6। हम किसी भी मार्ग से जा सकते हैं, यानी पहले मार्ग से 6। ऐसे ही दूसरे मार्ग से हम यहाँ पहुँचे, फिर हमारे पास 6 ऑप्शन है। तीसरे मार्ग से हम पहुँचे, फिर हमारे पास 6 ऑप्शन है। चौथे मार्ग से गए हम, फिर हमारे पास 6 ऑप्शन। टोटल कितने हुए, 24। तो अब ये आंसर हो जाएगा। अब ये प्रश्न हमें हर बार ऐसे नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है ए से बी जाने के लिए 4 मार्ग, बी से सी जाने के लिए 6, तो 4 गुना 6, क्योंकि एक मार्ग ए से बी अगर 1 से जाएं तो आगे हमें 6 मिलते हैं। तो ऐसे ही अगर 4 होंगे तो हमें 4 गुना 6 मिलेंगे। देखिए एक निर्माण कार्य का अनुबंध है, उसके तहत अगर तय निश्चित से आगे काम हुआ तो हमें जुर्माना देना पड़ेगा। कैसे जुर्माने की क्या वो है, 200 रुपये पहले दिन के लिए, 250 रुपये दूसरे दिन के लिए, 300 रुपये तीसरे दिन के लिए। पैटर्न देख रहे हो आप, 50 ज़्यादा 50 ज़्यादा। तो ऐसे ही उनके जो अगले दिन का जुर्माना है वो पिछले दिन की तुलना में 50 अधिक है। यदि ठेकेदार काम करने में कितने दिन की, 10 दिन की देरी करता है तो हमें बताना है कि उसे कितना जुर्माना देना होगा। चलिए इसे देखते हैं। ये एपी का क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। इसके करने के 2 वो उपाय हैं, वो 2 तरीके हैं, मैं दोनों बता देता हूँ। देखिए एक तो एपी के सम का फॉर्मूला है। देखिए जैसे ये 10 दिन की देरी करेगा, हमें टोटल जुर्माना निकालना है, तो हमें एक तरह से इन सब को जमा करना है 10 दिन तक, कितने इसके जुर्माने टोटल बने। तो हम इसे सम का फॉर्मूला क्या है,
AP का n/2 2a भी मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था, n-1 इंटू डी, ये सम का फॉर्मूला होता है। n इसमें होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी यहाँ 10 दिन की है जैसे, तो 10 टर्म होंगी ऐसे, 200, 250, 300, 350 ऐसे ऐसे करके 10 टर्म होगी। तो n यहाँ पर 10 है। ए हमारे पास होती है पहली संख्या। पहली संख्या शुरुआत कहाँ से हो रही है? 200 रुपये से। फिर n आ गया 10, और डी होता है कॉमन डिफरेंस, यानी इनके बीच कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, और जो कि कॉमन है 50 50 50, तो ये हो गया 50। जैसे ही हम यहाँ रखेंगे 10/2 गुना 2 गुना 200 जमा 10 - 1 और डी 50, 2 से कट जाएगा 5, यह आएगा 5 गुना 2 दूनी 4, 400 जमा ये 9 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 450, तो ये आ जाएगा 5 गुना 850, यानी कि 0542 4250, यानी बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं 9वां प्रश्न। देखिए ये 3 कथन है, इसके बारे में इसके बाद हमें निष्कर्ष निकालना है। मैं केवल तभी टीवी देखता हूँ जब मैं ऊब जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ। यहाँ टीवी और बोर होने में संबंध है, ये कीवर्ड्स पकड़ना, केवल, तभी और बोर। मैं अपने भाई के साथ होता हूँ, कंपनी में होता हूँ, तो मैं कभी ऊबता नहीं हूँ। जब मैं थिएटर जाता हूँ तो अपने भाई को साथ ले जाता हूँ। ये 3 कथन है। देखिए ए ऑप्शन, यदि मैं ऊब गया हूँ तो मैं टीवी देखता हूँ। देखिए इसने कहा है कि ये टीवी तभी देखता है जब वह ऊब जाता है, यानी बोर हो जाता है। इसका मतलब यह कभी नहीं है कि अगर वह ऊब गया, जब भी वह ऊबेगा यानी बोर होगा तो वो टीवी ही देखेगा, नहीं। वह टीवी तब देखता है जब वह ऊबता है, ये अपोजिट नहीं है, तो ए नहीं होगा। यदि मैं ऊब गया हूँ तो मैं अपने भाई की कंपनी चाहता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका उल्टा है कि अगर वो अपने भाई के साथ है तो वह कम से कम बोर नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जब भी बोर होगा तो वह अपनी भाई के पास चला जाएगा, नहीं, ये हमें यहाँ से नहीं पता चलता। अगर मैं अपने भाई के साथ नहीं हूँ तो मैं टीवी देखूंगा, बिल्कुल भी नहीं। भाई के साथ होना और टीवी देखने का कोई संबंध ही नहीं है यहाँ पर। अगर मैं बोर नहीं होता तो मैं टीवी नहीं देखता, जी हाँ। देखिए यहाँ पहले आप कंफ्यूज हुए होंगे। देखिए इसने कहा था यदि मैं केवल तभी टीवी देखता हूँ जब मैं बोर हो जाता हूँ, और यहाँ कहा गया है कि जब मैं बोर नहीं होता तो मैं टीवी नहीं देखता। जी हाँ, तो डी ही हमारा आंसर होगा। यहाँ टीवी देखने की उसने कंडीशन लगाई थी कि जब मैं बोर होऊंगा तभी मैं टीवी देखूंगा। अगर वो बोर नहीं है तो टीवी भी नहीं देखेगा। डी प्रश्न, ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। सभी कलाकार सनकी होते हैं। देखिए सभी कलाकार, तो हम यहाँ बनाते हैं, ये है सनकी, क्योंकि सनकी यहाँ पर बड़ी चीज़ बताई गई है, उसके अंदर कलाकार हैं, ये हुए कलाकार। तो सभी कलाकार ये जो छोटे वाले हैं ये सनकी के अंदर हैं, मतलब सभी कलाकार सनकी होते हैं, ये दर्शाया गया है। कुछ कलाकार ड्रग एडिक्ट होते हैं। अब देखिए ये कलाकार हैं, हमें ड्रग एडिक्ट बनाना है तो हमें यहाँ से बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ की बात की है, सभी की नहीं। तो ये जो कुछ हैं ये कलाकार भी हैं और ड्रग एडिक्ट भी हैं, ड्रग भी लेते हैं और कलाकार भी हैं। ऐसे ही निराश लोगों में ड्रग करने की प्रवृत्ति होती है। देखिए ये कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ लिखा गया है कि निराश लोगों में, वो निराश लोग नशा करते हैं, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम में नहीं यूज़ होगा। देखिए निष्कर्ष क्या है, कलाकार निराश हैं, जी नहीं। कलाकार ड्रग्स जरूर लेते हैं कुछ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह निराश हैं। यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी बताई थी कि ऐसे निराश लोगों में नशा करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तो ए नहीं होगा। कुछ नशा करने वाले सनकी होते हैं। देखिए नशा कहाँ है, ये है नशा ये वाला सर्कल, और सनकी का ये वाला सर्कल है। तो देखिए ये जो सनकी हैं ये नशे वाले सर्कल में भी आ रहे हैं, तो हमारा बी सही हो जाएगा
कि कुछ जो सनकी हैं वो नशा भी करते हैं। ये वाले सनकी हैं जो कॉमन है सनकियों में और नशा करने वालों में, तो ये सनकी हैं जो नशा करते हैं। सभी निराश लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं। जी नहीं, ये लिखा था प्रवृत्ति होती है, एब्सोल्यूट नहीं। सनकी लोग आमतौर पर निराश होते हैं। नहीं यार, सनकी लोगों का और निराश लोगों का तो कोई संबंध बताया ही नहीं, हमें सिर्फ इसके हिसाब से चलना है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये चौथा प्रश्न एक बार रह गया था। इन दोनों शहरों में किस शहर में मधुमेह रोगियों की संख्या अधिक है? देखिए, ये वो प्रश्न है जिस बच्चे को कंसेप्ट का पता है वो इसे करने के लिए लगाएगा 2 सेकंड, और जिसे कंसेप्ट नहीं पता वो इसमें 2 मिनट खराब करेगा पक्का। ये वो प्रश्न है। देखिए क्या कंसेप्ट है। ये शहर एक है, ये शहर बी है। इसमें ये डायबिटीज़ यानी शुगर, ये हाई बीपी, ये हार्ट दिल के मरीज, ये मोटापे के, और ये अदर्स, ये 5 कैटेगरी दी हैं। इतने इतने परसेंट हैं। ऐसे ही इस शहर में शुगर और ये बीपी, ये दिल के मरीज, मोटापा और अदर, ऐसे ही इसकी परसेंटेज दी गई है। अब हमें निकालना है कि किस शहर में रोगियों की संख्या अधिक है। संख्या कीवर्ड पकड़ना, संख्या अधिक है। देखिए, अगर इसने परसेंटेज पूछी होती कि किस शहर में रोगियों की मधुमेह रोगियों की परसेंटेज अधिक है, तो परसेंटेज के लिए तो टाउन बी आंसर हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 18% है, यहाँ पर 24% है। जी नहीं, इसने परसेंटेज नहीं संख्या पूछी है। तो संख्या हम कैसे बताएंगे? देखिए, संख्या के लिए क्या होगा, परसेंटेज जो होती है ना, परसेंटेज जो होती है वो एक बेस टर्म लेकर चलती है। जैसे मैंने कहा कि मेरे 500 नंबर आए, तो आप बताइए मेरे कितने परसेंट नंबर आए। अब आप पहले मुझसे ये पूछेंगे ना कि आपके 500 कितने में से आए, पहले ये बताओ, तभी हम परसेंटेज बता पाएंगे। हमें उस परसेंटेज का कुछ बेस तो पता होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ कि मेरे 500 में से 500 आए, तब तो 100% हो गए। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरे 1000 में से 500 आए, देखा परसेंटेज चेंज हो गई एकदम से, 50% हो गए। हमें यहाँ पर कहीं नहीं दिया गया कि इन शहरों की जनसंख्या कितनी है। जी हाँ, यह नहीं दिया गया कि इन शहरों की जनसंख्या कितनी है, इसीलिए हमारा डी आंसर होगा। हम कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, ना हम ये बता सकते कि टाउन ए की ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है, या दोनों की सेम है। नहीं, अगर उसने परसेंटेज पूछी होती तो हम बता देते, लेकिन उसने संख्या पूछी है और हमें यह भी नहीं बताया कि इनकी जनसंख्याएँ कितनी हैं, तो हम ये नहीं बता सकते। तो ये था आज का टेस्ट। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी क्योंकि आज कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे, समझाने में टाइम लगा। आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। धन्यवाद।